सभी को जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो अभी आपका आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर आरआरबी जेई के लिए कुछ कीजिए। तो ये आपका वन शॉट क्लास जो है वो आरआरबी जेई के बच्चों के लिए है। और आरआरबी जेई में जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सॉम जो चैप्टर है या कह सकते हो बुक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये वन शॉट क्लास है आपके लिए। इस पूरे क्लास को देखिएगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, मुझे नहीं पता क्योंकि ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता पूरी क्लास हम लेकर के आएंगे, मतलब पूरी क्लास करवाएंगे जब तक चलेगी। तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी आपका जो जो भी क्वेरीज़ हो, कुछ डाउट्स रह जाए तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। इसके अलावा आप हमें बताइएगा कि ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप सभी का डिमांड रहेगा तो हम ये पूरा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अलावा भी जो टॉपिक्स होते हैं वो हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। आरआरबी जेई का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपके 100 मार्क्स जो है वो आएंगे आपके टेक्निकल पार्ट से। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस क्लास को देखिएगा अंत तक और बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। उससे पहले अगर आपने एलपी की तैयारी की है और एलपी की तैयारी में अगर आपके पास ये हिट इंजन की ई बुक नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप इसे परचेज़ कर लीजिए। परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना है, 7973931910 इस नंबर पे आपको 170 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। अगर आप ये चारों टॉपिक्स एक साथ चाहते हैं, आईसी इंजन, सीट मेटल, बेसिक फिटिंग या फिर वेल्डिंग, अगर आप एक एक टॉपिक लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ ईच में आपको हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन सा ई बुक है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक परचेज़ कर लिया है, सभी का फीडबैक बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो आप इसे ज़रूर से परचेज़ कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सॉम, शॉर्ट में इसको सॉम कहते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हो या बुक कह सकते हो। ये पूरे आपके मैकेनिकल ब्रांच का एक बेस पार्ट होता है। और जब हम इसमें पढ़ा करते थे तो हमारा ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक चैप्टर कह सकते हो या बुक हुआ करता था, जिसमें हम हमेशा पढ़ते रहते थे और हमारी इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छी आई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नाम से ही लग रहा है यहाँ पे मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात होगी। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, इसको हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जो कि डील करता है बिहेवियर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन लगता है, उसके बिहेवियर क्या होंगे, उसमें चेंजेस क्या होंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफन रेफर टू द वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसेस, यानी कितना स्ट्रेस लग रहा है, कितना स्ट्रेन हो रहा है। ठीक है, इन द स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन बनाने जा रहा हो, कोई पुल बनाने जा रहे हो, तो उस केस में आपका कितना स्ट्रेस कितना स्ट्रेन हो रहा है, उसके बारे में स्टडीज़ को ही हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होगी। सबसे पहला होता है रिजिड बॉडी। भाई आपके पास जो बॉडीज़ होते हैं ना, कोई भी बॉडीज़ ले लो, ये आपके दो तरीके के बॉडीज़ होते हैं। एक होता है रिजिड बॉडी और एक होता है नॉर्मल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। रिजिड बॉडी क्या होता है? अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स नेवर चेंज वॉट एवर द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स मिल करके तब ये बॉडी बना होगा। सपोज दैट कि हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करा, हमने ऐसे फोर्स अप्लाई करा, अगर फोर्स अप्लाई करने से इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो अगर चेंज नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। और अगर वो चेंज हो जाता है तो हम उसको नॉन रिजिड बॉडी कहेंगे। तो रिजिड बॉडी मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, पार्टिकल के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी इसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली देयर इज अ नो रिजिड बॉडी। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो ऐसा कोई भी बॉडी रिजिड नहीं हो सकता। रीज़न, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो। दैट्स वाई प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? चेंजेस, है ना। डिफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? चेंजेज हुआ। जैसे ये देखो, ये इंसान क्या कर रहा है, एक रस्सी मतलब एक डंडा है, इसको पकड़ के लटक रहा है। अब ध्यान से देखो तो इस डंडे में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में चेंज आ रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लास्टिक, एक होता है इलास्टिक। डिफॉर्मेशन किसी भी बॉडी के अंदर दो तरीके का होता है।
पहला होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड दूसरा होता है आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमने चेंज किया और उस लोड को हटा दिया तो वापस वो अपने शेप को रीगेन कर लेगा। जैसे आपके हाथों में एक रबर है, आपने रबर को खींच दिया, खींचने के बाद रबर को छोड़ दिया, अब क्या होगा, जितना आपने खींचा था ना, जैसे ही छोड़ोगे वापस वो अपने शेप पे चला जाएगा। दैट मीन्स कि वो इलास्टिक था। प्लास्टिक मतलब आपने चेंज किया और वो चेंज हो गया। जैसे एक रस्सी आपने खींच दिया, वो टूट गया तो टूट गया, वापस वो नहीं जुड़ सकता। दैट मीन्स कि वो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब हुआ जो परमानेंट चेंज होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब जो चेंज तो होगा लेकिन वापस रीगेन कर लेगा। सो डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब वो बॉडी जो डिफॉर्म हो सकती है। कई सारे बॉडीज ऐसे होंगे जो डिफॉर्म नहीं होंगे, जैसे रिजिड बॉडी। भाई रिजिड बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सो रिजिड बॉडी को हम डिफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे बात हो रही है डिफॉर्म होने वाली बॉडी की। डिफाइंड एज द बॉडी जिसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया होगा, तभी तो ये बॉडी क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, जहाँ पे हम फोर्सेस को अप्लाई करेंगे उसकी वजह से वो चेंज हमें देखने को मिलेगा। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अगर हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये हमारी शायद पहली क्लास होगी आरआरबी जेई वाले बच्चों के लिए। मैकेनिकल के रिलेटेड जो भी है क्लासेस वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इलास्टिसिटी क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी, ठीक है, जो जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच ये हमें देखने को मिलता है कि अपने ओरिजिनल शेप को वो रीगेन कर लेता है। ठीक है, जैसे हम किसी साइज़ में डिफॉर्मेशन कर दिए, किसी शेप में डिफॉर्मेशन कर दिए और फोर्स को हटा दिए तो उसके बाद वो वापस वो रीगेन कर लेता है, उसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए आपका रबर इज़ अ गुड एग्जांपल, रबर एक बढ़िया एग्जांपल है। इसी तरीके से बो यानी कि धनुष, तीर धनुष जो आप कहते हो ना, बो एंड एरो, तो वो भी एक बढ़िया एग्जांपल है ना। जैसे आप इसको खींचते हो तो चेंज होता है, फिर छोड़ देते हो तो वापस रिगेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो एरो है वो आगे चली जाती है। ऑल द सॉलिड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलमोस्ट जितने भी सॉलिड बॉडीज होते हैं वो इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टीज को ऑलमोस्ट शो करते हैं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, स्ट्रेस एक प्रेशर कह सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रेस क्या कह सकते हो, एक प्रेशर कह सकते हो, ठीक है। ये एक प्रेशर है एक टाइप का, ठीक है, जो किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज द अप्लाइड फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेज दैट टेंड्स टू द डिफॉर्म अ बॉडी। मतलब स्ट्रेस वो फोर्स होती है जिसकी वजह से किसी बॉडी में क्या होगा, चेंज आएगा, किसी बॉडी में क्या होगा, चेंज आएगा। ध्यान रखना, स्ट्रेस की वजह से किसी बॉडी में क्या आती है, चेंज आती है। स्ट्रेस को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ज़रा। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब ये वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है अपॉन द एरिया। याद करो मैंने बताया था इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर, और प्रेशर आपने पढ़ा है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। क्या ये डेफिनेशन कुछ और है क्या, ये वही तो है कि फोर्स अपॉन में एरिया इज प्रेशर। स्ट्रेस को देखो, ये भी तो वही कह रहा है ना कि एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में एरिया, दैट मीन्स कि एफ अपॉन में ए इज कॉल्ड स्ट्रेस। एफ अपॉन में ए इज कॉल्ड क्या होगा, स्ट्रेस होगा। डायमेंशनल फार्मूला थोड़ा याद रख लेना है, फोर्स का एम एल टी टू द पावर -2 होता है और एरिया का एल स्क्वायर होता है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। इंपॉर्टेंट है, बस याद रख लेना। वैसे आपने बीटेक करा है तो आपने इसको फाउंड करना सीख लिया होगा, कैसे निकालते हैं। बेसिकली एमएलटी के फॉर्म में हम करके निकाल लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ऊपर फोर्स है नीचे एरिया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि प्रेशर का यूनिट होता है वैसे ही हमारा क्या होगा, स्ट्रेस का भी यूनिट होगा, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ बेसिकली प्रेशर। अच्छा, स्ट्रेस कितने तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। स्ट्रेस जो होते हैं बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अभी समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से। स्ट्रेस डेवलप इन बॉडी डिपेंड्स अपॉन हाउ द एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड, मतलब किसी बॉडी में किस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके बेसिस पे हमारा जो स्ट्रेस है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे
जैसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जैसे सबसे पहला है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब होगा? जब हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे। नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या कौन सी स्ट्रेस आएगी? नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। टेंजेंशियल स्ट्रेस कौन सा होगा? जिसमें हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे। कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट, जैसे ये सर्कल है तो इस पर आप टेंजेंट ऐसे डालते हो ना, तो ये जो टेंजेंशियल होता है इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। जरा इसके एग्जांपल्स देखोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेस, सबसे पहला है नॉर्मल स्ट्रेस। जरा इसको देखो नॉर्मल स्ट्रेस को। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? इट इज स्ट्रेस दैट अकर व्हेन द सरफेस ऑफ बॉडी इज लोडेड बाय एक्सियल फोर्स। मतलब किसी एक्सिस के अराउंड में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सिग्मा। अच्छा, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको बोलते हैं सिग्मा। दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन में A। हमने P क्यों लिख दिया? क्योंकि ये एक्सियल फोर्स है, एक्सियल फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? एक्सियल फोर्स है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एक्सियल फोर्स भी हमारे दो तरीके के होंगे, एक होगा टेंसाइल, एक होगा कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल मतलब खींचना है ना, स्ट्रेच करना, स्ट्रेच, ठीक है। और कॉम्प्रेसिव मतलब कॉम्प्रेस करना, दबाना। कॉम्प्रेसिव मतलब क्या हो गया? कॉम्प्रेस करना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, इस तरीके का रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड को अगर हम पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, दैट मीन्स कि ये कौन सा होगा? ये होगा टेंसाइल। ये क्या हो गया? टेंसाइल हो गया। अच्छा, ये एक्सियल पे लग रहा है ना, मतलब कि ये देखो 90 डिग्री पे लग रहा है फोर्स, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पे लग रहा है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कॉम्प्रेसिव क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अगेन वही रॉड था, हमने इस बार फोर्स जो है वो इस तरीके से अप्लाई किया है, तो ये क्या करेगा? इसको कॉम्प्रेस करेगा, कॉम्प्रेस करेगा। कॉम्प्रेशन की वजह से इसकी थिकनेस बढ़ती है। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉम्प्रेशन की वजह से थिकनेस बढ़ती है, जबकि टेंसाइल की वजह से लेंथ बढ़ता है। लेंथ में इंक्रीमेंट होती है टेंसाइल की वजह से, और थिकनेस में इंक्रीमेंट होती है बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन। टेंसाइल स्ट्रेस का एग्जांपल देखोगे ज़रा यहाँ पे अच्छे तरीके से। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होते हैं? द स्ट्रेस लीडिंग, सॉरी है ना, ध्यान से, स्ट्रेस लीडिंग टू द एक्सपेंशन, दैट इज लेंथ ऑफ अ मटेरियल टेंड्स टू इंक्रीज इन द टेंसाइल डायरेक्शन। मतलब वही हम कहना चाह रहे थे कि जब हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं, जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के लेंथ में क्या होती है? इंक्रीमेंट होती है। बॉडी के लेंथ में क्या होती है? इंक्रीमेंट होती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस का यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा। बेसिकली ये हमारे पास एक मशीन होता है जिससे हम टेंसाइल स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। ये है डक्टाइल बिहेवियर। डक्टाइल बिहेवियर आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। दो तरीके के मटेरियल के पास बिहेवियर होती है, एक होता है डक्टाइल, एक होता है मेलिएबल। एक होता है डक्टाइल और एक होता है मेलिएबल, ठीक है ना। तो डक्टाइल का मतलब होता है वायर फॉर्मेशन, वायर फॉर्मेशन। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? वायर फॉर्मेशन। जबकि मेलिएबल का मतलब क्या होता है? सीट फॉर्मेशन। मतलब वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसकी वजह से हम किसी भी मेटल को सीट बना सकते हैं उसको बोलते हैं मेलिएबल, और अगर हम वायर बना सकते हैं तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। सो डक्टिलिटी इज अ सॉलिड मटेरियल एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो वायर बनते हैं ये इसमें कौन सा स्ट्रेस होता है? तो आप कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमें लेंथ को बढ़ाना होता है ना, लेंथ को इंक्रीज करना होता है, तो हम कौन सी फोर्स लगाएंगे? टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सी फोर्स लगाएंगे? टेंसाइल लगाएंगे। कॉम्प्रेसिव से हम क्या करेंगे? किसी भी कॉम्प्रेसिव की वजह से हम क्या बनाएंगे? जैसे पाइप हो गया, ठीक है ना, इसको हम डेवलप करेंगे। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? अ फोर्स दैट अटेम्प्ट्स टू स्क्वीज और कंप्रेस अ मटेरियल। जो किसी मटेरियल को कंप्रेस करेगा, स्क्वीज करेगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हमारे पास यूटीएम होता है, जिससे हम टेस्ट करते हैं किसी की स्ट्रेस को। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? भाई टेंजेंशियल के तो आपने वैल्यू देख लिया, कैसे निकालेंगे? सिंपली पी अपॉन में एफ कर देंगे। लेकिन टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? टेंजेंशियल क्या होता है? किसी सरफेस के पैरेलल लगाया हुआ फोर्स। जैसे ये देखो बॉडी है हमारी, ये हमारी बॉडी कुछ ऐसे रही होगी, ये बॉडी हमारी कुछ ऐसे रही होगी। हमने क्या किया? इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया। अब जब ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके शेप में चेंज आती है। इसके शेप में क्या आती है? चेंज आती है। वही बताना चाह रहा है। देखो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है,
सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इस फोर्स की वजह से देखो ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, है ना। एक्चुअल में ये बॉडी ऐसे था, लेकिन फोर्स की वजह से देखो भाई पेन जो है नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ कि ये फोर्स की वजह से इस तरीके से आगे बढ़ गया और इसकी शेप में क्या हो गई, चेंज आ गई। अब ये शेप में चेंज कितना आया, थीटा अमाउंट का शेप में चेंज आ गया। थीटा एंगल से चेंज हुआ, लेकिन लेंथ में कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स हुआ। अब इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, पहले एक बार पढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग इन अ जनरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस तरीके से फोर्स लगेगी। स्पेशली अ फोर्स दैट प्रोड्यूस अ माउंटेन फोल्डिंग, जैसे कि माउंटेन आप देखते हो कि माउंटेन जो है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, इसी तरीके से तो बनता है ना, एक सरफेस दूसरे पे स्लाइड करता है। तो उस तरीके का अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसके एंगल में और उसमें बिहेवियर में चेंज आएगी। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो भाई फोर्स आपने कितना लगाया, एरिया कितना लगाया, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा। मेन फर्क पड़ता है स्ट्रेन से, स्ट्रेन कैसे निकालेंगे वो इसमें मेन मैटर करता है, बाकी स्ट्रेस तो हमेशा वैसे ही निकलता है। ब्रिटल बिहेवियर्स क्या होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, ब्रिटल का मतलब होता है टूट करके बिखर जाना। जैसे आपने ग्लास लिया, ग्लास को ऊपर से गिरा दिया, टूटने के बाद क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। दैट मीन्स कि उसके पास कैसी प्रॉपर्टी है, ब्रिटल प्रॉपर्टीज है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, अब देखो स्ट्रेन का मतलब क्या है। स्ट्रेन का मतलब होता है कि भाई आपने जो स्ट्रेस लगाया था उसकी वजह से कितना डिफॉर्मेशन आया, कितना चेंज आया। इट इज़ द चेंज इन साइज और शेप ऑफ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग द फोर्स टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हेयर। मतलब कि आपने जो स्ट्रेस अप्लाई करा था उस स्ट्रेस की वजह से कितना उसमें चेंज आया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसको निकालते कैसे हैं, निकालते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। पहले कितना डायमेंशन था, अब कितना चेंज हो गया, पहले कितना डायमेंशन था, अब कितना चेंज हो गया, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस, क्योंकि इसके पास रेशियो है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन है, तो इसका कट करके क्या हो जाएगा, यूनिट लेस बन जाएगा। स्ट्रेन कितने तरीके के होंगे, स्ट्रेन अगेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, शियरिंग स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जैसे कि आपने लॉन्गिट्यूडनली चेंज कर दिया, जैसे ये हमारा कोई कोई क्या था, रॉड था, हमने इसमें फोर्स इस तरीके से लगाया और इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चला गया, तो भाई इसमें कितना लॉन्गिट्यूडनली चेंज हुआ, उसको निकालेंगे ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। वॉल्यूम कितना चेंज होगा, और शियरिंग मतलब जैसे कि अभी हमने फोर्स लगाया था ना इस तरीके से, तो इसमें कितना एंगल में चेंज आया था, वो हमारा कहलाता है शियरिंग स्ट्रेन। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान दो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, इज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ। भाई जब हम किसी फोर्स को लगाएंगे तो उसके लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल लिखते हैं। सो डेल्टा एल अपॉन में एल इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, भाई कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, है ना। अच्छा, स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन से। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। सो जब डिफॉर्म करेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाएगा अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन क्या होते हैं, जरा ध्यान दो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, ध्यान दो। स्ट्रेन क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, इज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। जैसे अभी अभी आपने देखा था, इट इज मेजर्ड बाय एंगल, थीटा से मेजर किया जाएगा, जैसे अभी अभी आपने देखा था थोड़ा देर पहले। जैसे कि ओरिजिनल परपेंडिकुलर लाइन लगाने से, मतलब फोर्स लगाने से कितना उसमें चेंज आया है, इसकी मैथमेटिकली हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। देखो ज़रा, अभी अभी जो एग्जांपल्स आपने देखा था शियरिंग स्ट्रेस वाला, ठीक है, वहीं से हमारे निकलेगा क्या, शियरिंग स्ट्रेन। कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा कोई बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया कुछ इस तरीके से, इसमें थीटा अमाउंट में चेंज आया एंगल में, और लेंथ में डेल्टा एक्स चेंज हुआ। अब शियरिंग स्ट्रेन यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टैन थीटा। क्यों टैन थीटा लिखेंगे, क्योंकि इसमें चेंज जो है वो टैन थीटा के फॉर्म में ही होगा। टैन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना, डेल्टा एक्स है, ओरिजिनल इसकी लंबाई कितनी थी, एल इसकी लंबाई थी, ठीक है। तो यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, देखो यहाँ से
tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में एल लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन में एल लिखेंगे। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा एक्स मतलब चेंज कितना हुआ, एल मतलब वो हो गया, थीटा मतलब ये वाली एंगल हो गई, कितना एंगल इसमें चेंज हुआ। यहाँ से आप शेयरिंग स्ट्रेस निकाल सकते हो। इलास्टिसिटी हालांकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जानते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग फोर्स आर अप्लाइड ऑन देम। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स को हटा देते हैं तो वापस रीगेन कर लेता है, उसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। जब फोर्स अप्लाई रिमूव करेंगे, ऑब्जेक्ट विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल या फिर ओरिजिनल साइज। इन अदर वर्ड, डिफॉर्मिंग डिसअपियर कंप्लीटली, मतलब जो इसमें चेंज आया था वो अपने आप ही गायब हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल स्टील केबल हो गया, रबर बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सब हमारे गुड एग्जांपल्स हैं किसके? इलास्टिसिटी के। इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान दो इसको, है ना। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रॉम विच एन इलास्टिक बॉडी विल रिकवर, मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिस स्ट्रेस से अगर हम किसी पे चेंज करते हैं तो वो चेंज वापस रीगेन कर लेता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये डिफर करता है डिफरेंट मटेरियल के लिए, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग क्या होगा? इलास्टिक लिमिट होगा। वेरी हाई फॉर द सब्सटेंस लाइक स्टील एंड लो फॉर द लेड। लेड का सबसे लोएस्ट होता है और सबसे हाई किसका होता है? स्टील का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लिमिट प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? लिमिट प्रोपोर्शनलिटी, ज़रा इस चीज़ को ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। चलो, क्लास को लाइक कर देना बच्चा, है ना, जो भी है क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेंसाइल फोर्स अप्लाइड करते हैं यूनिफॉर्म किसी माइल्ड स्टील के ऊपर, तो ग्रेजुअली उसके अंदर चेंज आते हैं, ठीक है ना, उसके एक्सटेंशन हो जाए, मतलब उसके शेप में एक्सटेंशन होगा, ठीक है। और उसी को हम क्या करेंगे? अप्लाइड नॉट लार्ज ग्राफ डिपेक्टिंग रिजल्ट लाइकली टू एज सोन इन द फिगर। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे वैसे एक्सटेंशन उसकी लंबाई लेंथ में इंक्रीमेंट होगा और इसको हम एक यूनिफॉर्म लाइन से दिखा देंगे। ये जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब ये बताना चाह रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन लगेगा, और इसी को कहा जाता है हुक्स लॉ। और ये आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आपको पता है कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ग्राफ दिख नहीं रहा हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। यहाँ से हमारे पास ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, दिस वन, ये है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट। ये क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। जब ये पीडीएफ मिलेगी तो आपको पूरा क्लीन मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। ये है हमारा इलास्टिक लिमिट, दिस इज द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। और ये है हमारा फेलियर। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कोई भी रॉड ले लिया, उस पर कंटिन्यू फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यू अप्लाई कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ तक इलास्टिसिटी हमारा कंटेन करेगा, मतलब वहाँ पे अगर हमने छोड़ दिया तो वापस शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन अभी और कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक पहुँच जाएगा, वहाँ तक भी हमारी इलास्टिसिटी वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर और हमने थोड़ा उसमें फोर्स लगा दिया तो वहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा, और इसी फ्रैक्चर को हम फेलियर भी कह सकते हैं। मतलब वो लकड़ी या फिर जो भी हमारे पास मटेरियल है वो टूट करके बिखर जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, तो उसी को हम बोला जाता है, उसी को हम बोलते हैं फेलियर, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाता है लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी। बाकी ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से इसको पढ़ लेना। इल्ड लिमिट्स क्या होते हैं, ज़रा इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। इल्ड लिमिट्स क्या होते हैं? तो ये देखो भाई, आपके पास जो मटेरियल है, ठीक है ना, कुछ समय तक तो वो इलास्टिसिटी को रीगेन करने की कोशिश करता है। तो इसमें दो लिमिट्स होते हैं, एक होता है लोअर यील्ड पॉइंट, एक होता है अपर यील्ड पॉइंट। लोअर मतलब नीचे की तरफ, अपर मतलब ऊपर की तरफ। जब हम किसी भी स्पेसिमेन इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, जब किसी भी चीज़ को इलास्टिक लिमिट से आगे हम उसको पुश करते हैं तो उसमें स्ट्रेन जो इंक्रीज होता है रैपिडली हो जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से स्ट्रेन चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है।
because sudden elongation of specimen take place without appreciable increase in the stress. This phenomena is known as yielding of material. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने किसी मटेरियल को खींचा और वो इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया, इलास्टिक लिमिट तक जैसे ही पहुंचेगा ना, उसके बाद अगर तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ना तो चेंज बहुत ज़्यादा होगा। आपने अक्सर देखा होगा रबर के केस में, जैसे रबर खींच रहे हैं, एक समय तक थोड़ा कम बढ़ेगा, एक समय तक कम बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई करते जाएंगे ना, एक समय ऐसा आएगा अचानक से बहुत लंबाई उसकी बढ़ने लग जाएगी। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हमारा यील्डिंग मटेरियल। पोर्शन बिटवीन द अपर यील्ड पॉइंट एंड द लोअर यील्ड पॉइंट इज कॉल्ड यील्डिंग स्टेज। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट अपर यील्डिंग पॉइंट इज कॉल्ड यील्डिंग स्ट्रेस। जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको यील्डिंग स्ट्रेस कहा जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ तक तो पढ़ा होगा बेहतरीन तरीके से, भाई डिप्लोमा वाले बच्चे भी पढ़ते हैं इसको, हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन ये जो पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था? इलास्टिक रीजन था, मतलब यहाँ तक आपकी बॉडी शेप रीगेन कर रहा था। ये आपका यील्ड पॉइंट हो गया, इसमें लोअर अपर एंड हो गया, लोअर एंड हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, यहाँ से फ्रैक्चर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, मतलब इसमें चेंज तो आएगा पर ये वापस रीगेन नहीं कर पाएगा। चेंज आएगा बट वो चेंज को रीगेन नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। अच्छा, ये रीजन सारे याद करना है अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे मैं रीजन एक बार लिख देता हूँ, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये अगर नाम दे देते हैं ओ, तो ओ से ए तक हमारा क्या है? इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन है, ठीक है। ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ए से लेकर के डी तक, ए से लेकर के यानी कि बी सी डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी डी। तो बी सी डी क्या है? हमारा यील्डिंग पॉइंट है, यील्ड पॉइंट है। अब ये डी से लेकर के ई तक, डी से लेकर के ई तक, डी से लेकर के ई तक हमारा क्या है? प्लास्टिक रीजन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? प्लास्टिक रीजन है, मतलब यहाँ पे हमारा प्लास्टिसिटी कंटेन हो जाएगा। और ई से लेकर के एफ तक, ई से लेकर के एफ तक ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस है। और ई इज़ द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। ई क्या है? पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, मतलब ई पॉइंट पे क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कोई भी मटेरियल एकदम फ्रैक्चर कर जाएगा, उसी को कहा जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। देखो, मैक्सिमम स्ट्रेस रीच्ड एट पॉइंट ए इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। ई इज द पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस गेन कर लेगा। इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा? टूट के बिखर जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ तक अगर समझ में आ गई है तो एक लाइक तो बनता है, नीचे कमेंट एक कर देना प्यारा सा, जो भी आपको लगता है, ठीक है ना, वो हमें बता देना। अगला देखो, अगला देखो भाई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ज़रा ध्यान से देखो। यंग्स मॉडुलस ऑल्सो नोन एज टेंसाइल मॉडुलस और इलास्टिक मॉडुलस। इसको हम मेजर करेंगे स्टिफनेस ऑफ इलास्टिक मटेरियल। भाई किसी भी मटेरियल की इलास्टिक स्टिफनेस कितनी है वो पता लगाते हैं। इसका नाम किसने दिया, मतलब क्या नाम कहाँ से आया है? तो थॉमस यंग के नाम पे इसको रखा गया है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। कैसे? देखो जरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा पहले देखो यहाँ पे, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है एक बार देखो। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बात किसने कही थी? हुक्स ने कही थी। किसने कही थी? हुक्स ने कही थी, इसलिए इसको कहा जाता है हुक्स लॉ। जिस तरीके से ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, वैसे ही हुक्स लॉ याद करना है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आपको पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यानी कि यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? यंग्स इंटू एप्सिलॉन, ठीक है ना। क्या लिखोगे? यंग्स इंटू एप्सिलॉन। यहाँ पे 1 अपॉन में एप्सिलॉन होता है, सॉरी, इसको हम y जैसा लिखते हैं, 1 अपॉन में y इंटू एप्सिलॉन, यानी कि y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन में स्ट्रेस। ये हमारा कहलाता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट, इसी को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको डिनोट करते हैं किससे? गामा से। जिस तरीके से याद करना है, v इज इक्वल टू आई आर आता है ना, वहाँ पे स्टेटमेंट क्या था? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला निकाला था v इज इक्वल टू आई आर। तो ये वाला भी हमारा कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ कहता है, फिर स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा हो जाएगा, वो गामा का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज लार्ज, अगर किसी भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसके पास स्ट्रेस ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और बहुत ही छोटा सा स्ट्रेन निकालेगा, छोटा सा स्ट्रेन होगा और स्ट्रेस ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरीके के होते हैं भाई, आपने शियर ऑफ स्ट्रेस देखा है ना, जिस तरीके से आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स पढ़ा है वैसे ही आपको ये पढ़ना पड़ेगा। कितने तरीके के होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देयर आर 3 मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। पहला होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस होता है जिसमें हम देखो ये हमारा सिंपल ही हो जाएगा लेंथ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम के हिसाब से, ये हो जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेस के हिसाब से हो जाएगा, शेयरिंग यानी कि टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं है ना। देखो यंग्स मॉडुलस वाई हो जाएगा, बल्क मॉडुलस के से डिनोट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, कितना शेयर स्ट्रेस आया है कितना शेयरिंग स्ट्रेस आया है उसको रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, है ना, कितना नॉर्मल स्ट्रेस है कितना स्ट्रेन है उसको हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस वही है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर नॉर्मल स्ट्रेन कह सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे ये देखो अब हमें यहाँ पे मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड इस तरीके से बंधा हुआ है, ये रॉड जो है वो इस तरीके से देखो यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या किए, इस रॉड में हमने फोर्स लगाना शुरू किया, फोर्स लगाने से क्या होगा, इसकी लंबाई हमारी बढ़ गई, लंबाई हमारी डेल्टा एल बढ़ गई। अब देखो इसमें अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में ए, भाई एफ लगाया ए निकाल दिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल हो जाता है। अब यहाँ से यंग्स मॉडुलस निकालना होता है तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन लिखते हैं ना, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना था, फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेन कितना था, डेल्टा एल अपॉन में एल। अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा एल, है ना, ए इंटू डेल्टा ए और एफ इंटू एल हो जाएगा। यही हमारा कहलाता है क्या, यही हमारा कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एफ एल अपॉन में एल ए इंटू डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल, दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। क्या लिखेंगे, एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एरिया यहाँ पे जनरली आमतौर पे हम वायर्स लेंगे तो वायर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा इस फॉर्मूले को। और अगर हम यहाँ पे यंग्स मॉडुलस देखेंगे तो हमारे पास ये एक फार्मूला निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी को। कुछ यंग्स मॉडुलस आपको याद करने पड़ते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल, जैसे स्टील का, कॉन्क्रीट का, रबर का, बोन का, कार्टिलेज का, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करना, नहीं भी याद होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे ये देखो एग्जांपल नंबर 1, ये इधर इसका है, इधर सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन पे आप फोकस मत करना, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्प्रिंग है 60 सेंटीमीटर लंबा है इसकी, मतलब एल दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। स्ट्रेच, उसको स्ट्रेच करेंगे 2 सेंटीमीटर, मतलब ये डेल्टा एल की वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। अप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड मतलब 200 ग्राम, अच्छा ये तो फोर्स नहीं है ये लोड है, तो इसको 200 ग्राम को पहले तो केजी में कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा वेट निकल करके आ जाएगा, फोर्स निकल करके आ जाएगा। व्हाट विल बी द लेंथ व्हेन द लोड ऑफ 500 ग्राम इज अप्लाइड, मतलब पहले हमारा 200 ग्राम का फोर्स लग रहा था, अब हमने 500 ग्राम का फोर्स लगा दिया, तो उसमें कितना लेंथ में चेंज आएगा। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। पहले केस में हमारा क्या था, यंग्स मॉडुलस निकालेंगे, भाई फोर्स कितना लग रहा था, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.2 आ जाएगा। सो 0.2 इंटू 98 हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, और इसको इसकी लंबाई कितनी थी, लेंथ कितनी थी 60 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा। भाई मीटर में कन्वर्ट करके ही करना है, याद रखना ऐसा यूनिट में ही होना चाहिए। यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम मतलब ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे, फिर इसके बाद इससे कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करके हम आपस में इक्वेट कर देंगे,
मतलब एक यंग्स ऑफ मॉडुलस यहाँ से निकलेगा और एक यंग्स ऑफ मॉडुलस यहाँ से निकलेगा, और दोनों एक्चुअल में एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाएगा टोटल लंबाई निकल जाएगी कितने 60 प्लस में 5, 60 प्लस में 5। समझ में आ गया? अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। भाई ये वन शॉट क्लास है, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले यंग्स ऑफ मॉडुलस पहले केस का निकाला, फिर दूसरे बाद यंग्स ऑफ मॉडुलस दूसरे केस का निकाला, क्योंकि मास दोनों अलग अलग है। अब दोनों यंग्स ऑफ मॉडुलस एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों को बराबर किया, यहाँ से हमने टोटल लंबाई निकाल ली कितनी थी। अब ये खुद ही आप बैठ के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। आप इसका कमेंट बॉक्स में बताना आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका नीचे कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने बच्चे इसको पढ़ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना। एग्जाम्पल नंबर 3 का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी समझ में नहीं आएगी तो हम किसी दिन क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलो फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे बल्क मॉडुलस की तरफ। बल्क मॉडुलस क्या होता है, जिसमें हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं। सो सिचुएशन जहाँ पे हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम चेंज कितना होगा, यानी कि जब हमने नॉर्मल स्ट्रेन अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम बल्क मॉडुलस कहेंगे। फिर वॉल्यूम में चेंज कितना आया, ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेन कितना था, इसी को हम कहेंगे क्या, बल्क मॉडुलस। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बनेंगे। बल्क मॉडुलस का अगर हम निकाले मैथमेटिकली देखें तो कितना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कोई वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है ना, इसका कोई वॉल्यूम रहा होगा। हमने जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो कुछ चेंज आया, उसको हमने सिग्मा बोल दिया स्ट्रेस, कितना, फोर्स अपॉन में एरिया। मान लेते हैं कि ऐसे हमने फोर्स अप्लाई किया था तो इसके फोर्स में कितना, फोर्स लगाने से कितना एरिया पर लग रहा था वो निकाल दिया। इसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हुआ कितना, डेल्टा वी अपॉन में वी। अब ये क्या कहता है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालें तो यह हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा। चलो इसको छोड़ो अभी, ये थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि बल्क मॉडुलस क्या होगा, तो बल्क मॉडुलस क्या कहते हैं भाई, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी। ये क्या होता है, एफ अपॉन में ए इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, यहाँ से वी आ जाएगा। तो बस यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, बल्क मॉडुलस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मैं एक सॉल्यूशन इसको करवा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। एक स्फेरिकल बॉल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉल्यूम बाय 0.01%। जब इसमें नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है कितना, 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें बल्क मॉडुलस बताना है कितना होगा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो v इंटू पी अपॉन में डेल्टा v इंटू वी। अब ये p क्या है, p का मतलब प्रेशर है, p का मतलब क्या है, प्रेशर है। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो फोर्स अपॉन में एरिया को प्रेशर लिख देंगे तो v अपॉन में डेल्टा v आ जाएगा, सेम ही बात है ना। तो वो सेम ही बात कह रहा है। तो यहाँ से हम निकालना चाहें तो डेल्टा वी अपॉन में वी कितना दे रखा है, 0.01%। देखो ये कहना चाह रहा है कि हमने जब उसको किया तो इतना परसेंट चेंज आया, यानी कि 0.01 अपॉन में 100, यानी कि 10⁻⁻⁴ हमारा ओवरऑल वैल्यू है डेल्टा वी अपॉन वी का। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10⁸ अपॉन में 10⁻⁻⁴, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻12 आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शियर मॉडुलस क्या होगा, शियर मॉडुलस क्या होगा, ध्यान देना, शियर मॉडुलस क्या होगा, ये एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे क्या होगा, हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। कितना आपने टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाला और कितना आपका शियर स्ट्रेन हुआ, इसको निकालेंगे हम इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखो ये एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, समझो इस बात को। ये हमारे पास डब्बे थे, इस डब्बे में हमने फोर्स ऐसे लगाया था, इसमें चेंज आई थी, थीटा की वैल्यू चेंज आई थी, डेल्टा एक्स आई थी, ये हमने फोर्स अप्लाई करा था। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन में एरिया, भाई कितना फोर्स लगा है, इसकी एरिया कितनी थी बस। शियर स्ट्रेस क्या लिखते हैं, टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखते थे, डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल एल, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन में एल लंबाई। यहाँ से अगर हम देखें तो शियर मॉडुलस क्या आ जाएगा, एफ एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन क्या है, लेंथ है, ठीक है ना, क्या है, चेंज इन लेंथ है। एग्जाम्पल नंबर 5, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है।
मैं हर एक कमेंट देखूंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर लिख करके तब आंसर बताना कि एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4, इस तरीके से बता करके तब हमें कमेंट करके बताना। मतलब इसका सोल्यूशन तो यहाँ पे दे रखा है वैसे तो, ठीक है ना। अच्छा ये सीयर मॉडुलस वाला है तो ये मैं करा देता हूँ एक बार, है ना, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक रबर क्यूब है जिसके पास 20 सेंटीमीटर का एक साइड है, क्यूब है तो इसका साइड दे रखा है तो वॉल्यूम निकल जाएगी। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे 400 kg का, मतलब फोर्स दे रखा है। पहला पूछ रहा है कि शियर स्ट्रेन कितना होगा, दूसरा पूछ रहा है कि डिस्टेंस थ्रू विच द स्ट्रेन साइड इज मूव, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है 8 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेंगे, शियर स्ट्रेस निकालेंगे, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स कितना हो जाएगा 400 × 9.8 करेंगे, यहाँ से एरिया दे रखा है तो वो हम निकाल लेंगे। एरिया कैसे दे रखा था, 20 दे रखा था ना, देखो 20 सेंटीमीटर दे रखा था, क्यूब का एरिया निकालना है तो वो साइड इंटू साइड हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। यहाँ से हमारे पास शियर स्ट्रेस आ गया 9.8 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन में एन हो जाएगा। एन कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 10⁻4 × 9.8, है ना। मतलब क्या होगा, देखो थीटा हम निकालते कैसे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.0123। देखो आरआरबी जेई में आपको कैलकुलेटर मिलता है, आरआरबी जेई में वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, तो आप उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जब थीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ से लंबाई निकल जाएगा, ठीक है ना। लंबाई कितना निकल गया, 0.25 सेंटीमीटर निकल गया। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है भाई, स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आई है उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होंगी, तो वो एनर्जी हमारा कहलाता है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे, और ये चीज़ें क्या होती है एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल और सडन और इम्पैक्ट लोड, मतलब किसी बॉडी पे धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करो, अचानक से करो या फिर जैसे मर्जी करो, ठीक है ना। तो उस लोड की वजह से उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से वहाँ पे एक एनर्जी जो है वो आकर के स्टोर हो गया है, उसी एनर्जी को कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग द डिफॉर्मिंग प्रोसेस एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। और एनर्जी क्या है, बेसिकली वर्क डन के बराबर ही तो है, आपने जितना काम किया है वही तो आपका एनर्जी जो है वो स्टोर होगा। अब कैसे निकालेंगे भाई, वर्क डन आप जानते ही हैं। बाय द वे अगर वर्क डन में किसी को दिक्कत आ रही है तो अभी मैंने वन शॉट क्लास ले रखा है, आप उसको एक बार देख लेना। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स, ये भी तो होता है ना हुक्स लॉ के हिसाब से। तो टोटल वर्क डन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 0 to x इज गिवन बाई, अब इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, आपने इंटीग्रेशन सीखा होगा, है ना। w इज इक्वल टू 0 से x के x dx, यहाँ पे देखोगे तो x और dx, ये k तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला w इज इक्वल टू 1/2 f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट। कैसे आया, तो k कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर निकाल दिया, और x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर, और यहाँ से 0 से x में करना था तो एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार x करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, सो एनर्जी कैन बी रिटेन एज, ध्यान दो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दो। सो u इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन अनदर यूजफुल फॉर्म, जैसे u इज इक्वल टू 1/2 x, x यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था f, तो f की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, f अपॉन में a इंटू एक्स एल अपॉन में ये, मतलब ये पूरा हम लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/2 स्ट्रेस मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा और वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इसके टर्म्स में लिखना चाह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। हमने सिंपल बात लिखा है 1/2 x इंटू एफ होता है, तो f को हमने पहले तो a से डिवाइड करा, फिर x से मल्टीप्लाई करा, फिर ऊपर x लिखा, फिर नीचे x लिख दिया। इस तरीके से ओवरऑल इक्वेशन को हमने बैलेंस करने की कोशिश करी। देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे l है तो यहाँ पे l है, ये a से a कट जाएगा, l से l कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवरऑल हमने चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करी, और अरेंज करने से हमने क्या मिला, हमें मिला स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। हम यही चाह रहे थे कि भाई उसमें स्ट्रेस कितना होगा, उसमें स्ट्रेन कितना होगा, उसमें वॉल्यूम कितना होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमें एनर्जी दे देगा। अगर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हुआ कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्ट्रेन चेंज हुआ है, तो हम सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सिंपल सा एक इक्वेशन हमने बना दिया। एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन देखो ये वाली, क्वेश्चन नंबर 6,
कह रहा है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ब्रास ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको कंप्रेस करेंगे फोर्स से 49 न्यूटन फोर्स से अलॉन्ग इट्स लेंथ, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास गिवन है इतना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लंबाई दे रखा है ना, देखो यहाँ पे लंबाई दे रखा है 1, मतलब जो भी दे रखा है एल दे रखा है, एरिया दे रखा है, यहाँ से हमने यंग्स मॉडुलस निकाल लिया एफ एल अपॉन में एक्स, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यू निकाल लिया। यू क्या होता है 1/2 एक एफ इंटू एक्स स्क्वायर, और बाकी ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। यहाँ से यू का एनर्जी निकल गया, यू की वैल्यू आ गई 2.4 इंटू 10⁻⁻5 जूल। क्या इसको सॉल्व कर लोगे खुद से, मुझे एक एक स्टेप करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप में से कहोगे बच्चे तो हम इसको सॉल्व भी कर देंगे, कोई जल्दी नहीं, मतलब कोई वो नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में करवा रहा हूँ आपको, चीज़ें थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे। पॉइसन रेशियोज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइजन रेशियो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस तो आती है, ठीक है ना। जब बॉडी को सब्जेक्ट करेंगे एक्सियल टेंसाइल फोर्स से, सो ये इलोंगेट कर जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट लैटरली। मतलब किसी बॉडी को अगर आप खींचोगे, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका बॉडी है, अब इसको आप खींच रहे हो, तो खींचने से उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन थिकनेस में भी तो कमी आएगी ना। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी को एक्सियली खींचेंगे तो क्या होगा, वो इलोंगेट तो होगा, साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा ना, वो चेंज नीचे भी तो आएगा, उसके डायमेंशन में चेंज भी तो आएंगे। सो इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड साइड एक्सपेंड लेटरली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। और अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसकी एरिया बढ़ जाएगी और लंबाई घट जाएगी। तो यानी कि दोनों ही हमेशा एक पर्सपेक्टिव में, एक रेशियो में हो रहा है, और इसी रेशियो को कहा जाता है पॉइजन रेशियो। स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ बार यानी कि सिग्मा अपॉन में एल हो जाएगा यहाँ से। सो 1800 में पॉइजन रेशियो रियलाइज दैट इलास्टिक रेंज रिलेशन ऑफ टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट वैल्यू सिंस बोथ आर प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना लॉन्गिट्यूडनल चेंज हुआ, लैटरल कितना चेंज हुआ, लैटरल कितना चेंज हुआ, और लॉन्गिट्यूडनल कितना चेंज हुआ, दोनों का रेशियो अगर हम देखें तो यही हमारा रेशियो कहलाता है क्या, पॉइजन रेशियो। मतलब सिंपल सा बात ये है सर, सिंपल सा बात ये है, ध्यान दो यहाँ पे, सिंपल सा बात ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, हमने इसमें फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, इसके फोर्स लगाने से हमारे इसके लेंथ तो बढ़ गया, लेकिन इसके एरिया में भी तो कमी आएगी ना। ये देखो, ये देखो, इसके एरिया में भी तो कमी आएगी। ये बढ़ के मान लेते हैं कि यहाँ पे हो गया, ठीक है, इधर भी बढ़ा होगा, इधर भी बढ़ा होगा ना। अब ये बढ़ तो गया, लेकिन इसके एरिया में भी तो कमी आई ना। तो जितना लंबाई में बढ़ा और जितना एरिया में कमी आई, दोनों का रेशियो ले लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो वही रेशियो हमारा कहलाएगा पॉइजन रेशियो। वही रेशियो क्या कहलाएगा, पॉइजन रेशियो कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइजन रेशियो जो है, ध्यान देना एक बार, पॉइजन रेशियो क्या होता है, यूनिक फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। होमोजीनियस क्या होता है, जो एक तरीके से चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव साइंस क्या दिखाता है कि लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन कॉज लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन की वजह से ही साइड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि साइड में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉन्गिट्यूडनल में इरिगेशन हो रहा है। इसलिए हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं पॉइजन रेशियो को, हमेशा माइनस में लिखते हैं। देखो हमेशा इसको माइनस में लिखते हैं, देखो माइनस लिखा हुआ ना, हाँ हमेशा माइनस में लिखते हैं क्योंकि हमें ये नेगेटिव टर्म दिखा रहा है। लैटरल स्ट्रेन इज सेम इन ऑल लैटरल या रेडियल डायरेक्शन। पॉइजन रेशियो इज डायमेंशनलेस क्योंकि ये रेशियो है, और आमतौर पे इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 0.5 के बीच में वेरी करता है इस रेशियो की वैल्यू, है ना। ये जो है इस तरीके से आमतौर पे वैल्यू मैटर करता है। मैंने आपको 1.5 घंटे शायद बोला था, बट ये क्लास जल्दी कंप्लीट हो गई, तो मेरा मकसद ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवा सकूं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप नीचे फीडबैक में बता देना, हम ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सपोर्ट करना। मैं अभी बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, पर अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम एक दिन मिल करके बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरा हमेशा से यही रहा है कि हम सभी बच्चों को पढ़ाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं।
उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस बात को समझेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और जितने भी हमने होमवर्क दिए हैं वो सभी को नीचे आंसर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जय हिंद, बाय बाय।